So, a very good morning to everyone and welcome to today's session. आज इतने पूरे मंथ के दौरान इतनी एक्सरसाइज हमने कर ली हैं, तो आज थोड़ा सा सब एल्डर्स को भी रेस्ट देंगे, थोड़ा खुद को भी रेस्ट देंगे. And today we'll keep a simple Q&A session, an interactive session with everyone. So for that reason I've kept the mics on and जैसे अभी इस बारे में भी कुछ दिन पहले भी डिस्कस हो रहा था, सो इट जस्ट केम टू माय माइंड कि अक्टूबर का मंथ स्पेशली जो होता है फ्रॉम अ मेडिकल स्टैंड पॉइंट, इस मंथ में दो बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिन पे वी होल्ड सेमिनार्स. हम इसके ऊपर कई बार अब क्योंकि सिंस मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैपन ऑन जूम, तो इस पर भी कई मीटिंग्स अटेंड करी हैं एंड काफी क्वेरीज आई हैं इन 2-3 टॉपिक्स पे. सिंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट देम, दे आर द थीम ऑफ द होल मंथ फॉर डॉक्टर्स. तो पहला होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of October, व्हिच इज द इंटरनेशनल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ. पूरा अक्टूबर में चलता है. देन एक उसका second part of that continues in the month of February in the coming year. The second thing is International Mental Health Awareness Month. ये थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में अभी आना शुरू हुआ है. जब हम अक्टूबर मंथ में यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस से थोड़ा सा कई बार ध्यान हट जाता है एंड पीपल टेंड टू पुट मोर फोकस ऑन कैंसर ट्रीटमेंट एंड ऑल. सो आज का जो हमारा ये पूरा जो Q&A सेशन है, इसमें टॉकिंग राइट फ्रॉम आवर फिजिकल एलिमेंट्स टू आवर मेंटल एलिमेंट्स टू आवर साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स एंड फ्रॉम साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स रिजल्टिंग इन एनी काइंड ऑफ सोशल एलिमेंट्स, उन सब के बारे में भी I would very much appreciate if we can discuss, we can interact, or if anyone has any kind of problem. डॉक्टर साहब हाँ जी सर. जी सर. एक डेंगू के ऊपर भी सेशन करवाइए, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत हो रहा है. कोरोना वगैरह डेंगू से बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल. जी हाँ, बहुत केसेस आ रहे हैं. तो कोई डॉक्टर सेशन कराइए डेंगू के ऊपर. और अभी सर डॉक्टर गरेवाल जी को एक बार इस बारे में बात करेंगे. हाँ जी, एक सर्दियाँ बहुत आ रही हैं. एक सर्दियाँ आ रही हैं, तो एल्डर्स को सर्दियों से वो जोड़ों का दर्द और दर्द वगैरह कैसे बचना चाहिए सर्दी से. That I'll just come to. हाँ जी, वो तो मैं अभी डिस्कशन करोगे, तो मैं बता देता हूँ. डिस्कशन करोगे तो अच्छा लगेगा. अभी शुरू करना. जी हाँ जी मैम. मैं थोड़ा जानना चाहूंगी. मेरे हस्बैंड है दोनों ही के मेंबरशिप हम लोगों ने ली है. इनको थोड़ी सीकेडी की प्रॉब्लम है. नींद इनका ऑल ऑफ सडन बहुत हाई होने लगा इस साल. जनवरी से 7 जा रहा है, 3.7 3.6 पे. तो मैं थोड़ा चाह रही थी कि सेशन इस पे भी होता है. किस तरह का ट्रीटमेंट्स तो सारे चल रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट से भी, आयुर्वेदिक भी. जी तो अगर कोई आज जैसे कुछ उनके क्या एग्जैक्टली, बहुत सारे लोग बहुत तरह के फूड के रेस्ट्रिक्शंस बताते हैं, कुछ कहते हैं खाना चाहिए. तो मैम फिर एक्चुअली में बात हुई थी कि जितने लोगों से पूछेंगे उतने ओपिनियन, उतनी तरह की एडवाइस सुनने को मिलती है. तो मेडिसिन सब चल रहे हैं, बट जी थोड़ा एमोहा की तरफ से होता है कि खान पीन के मामले में पूछ सकते हैं. खान पीन के मामले में और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना जरूरी है. आई थिंक उस बारे में ना हमारे जो डाइटिशियन है वो थोड़ा मुझसे बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे. इट्स हर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. तो मैं उन सेशंस में पूछती रही हूँ बात. मैंने मैनेजर से भी बात की है, बट we can arrange a 1-to-1 call for you. हमारे जो है उनके साथ में वो आपकी बात करवा देंगे. They can help you out. So now coming back to our
जी जी ERM के साथ करनी होगी 1-to-1। हाँ जी, ERM के साथ एक बार डिस्कस करके टू सेटअप डेट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब जिस भी टाइम पे आपको कन्वीनियंट लगेगा उस हिसाब से दे कैन अरेंज द कॉल। 8 बजे से वहीं से बूंद करके ओके, थैंक यू। थैंक यू हल्का एक बूंद करके। जी डॉक्टर अनुराग, हाँ जी सर। आज ना इंटरनेशनल डे है, आज है इंटरनेशनल स्ट्रोक डे। अच्छा, आज क्या 29 तारीख है आज? हाँ जी, 29 तारीख। मैंने कैलेंडर ही नहीं देखा, आज 29 है। हाँ, तो थोड़ा उसका स्ट्रोक के बारे में बता दो थोड़ा। ये स्ट्रोक एकदम कह देते हैं ना स्ट्रोक हो गया, हाउ इट डेवलप्स। वो सर मैं अभी उसी बता देता हूँ। सो कमिंग फर्स्ट टू राजेश सर्स क्वेश्चन कि सर्दियों में स्पेशली हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर जॉइंट्स एंड यू नो हाउ टू मेक श्योर कि इनकी मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो किसी भी कारण से। सो सर्दियों में स्पेशली व्हेन जस्ट बिफोर पीक विंटर अराइव्स, जब थोड़ा जैसा मौसम अभी हो रहा है आज के टाइम पे, वेयर वी आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द समर सीजन इनटू द विंटर सीजन, इस टाइम पे बॉडी में दो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं साथ के साथ। एक होता है प्रोटीन को यूटिलाइज करने का प्रोसेस, उसको ज्यादा से ज्यादा ब्रेक डाउन करके बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का प्रोसेस। एंड एट द सेम टाइम सर्दियों में आपने नोटिस करा होगा कि लोग थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लेते हैं। यू मे बी नो अ बिट हेल्दी सिंस डे वन, यू मे बी बिट स्किनी, आप कैसे भी व्हाटएवर बॉडी टाइप यू मे हैव, सर्दियों में 1-2 किलो वजन बढ़ जाता है। अभी ये दोनों माइक्स प्लीज ऑफ रखिएगा, थैंक यू। सो सर्दियों में 1-2 किलो 4 किलो वजन बढ़ ही जाता है सबका। बाय द टाइम अगेन समर कम, सबको दिखता है कि हाँ थोड़ा सा बल्क बढ़ गया है बॉडी का। उसके पीछे कारण ये होता है कि हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है सर्दियों में, बिकॉज our body although is able to maintain its inner core temperature अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, चाहे अगर बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा एकदम से अगर टेम्परेचर ड्रॉप भी कर जाए, तब भी जो कोर बॉडी टेम्परेचर है हमारा वो जितना है मोर और लेस उतना ही रहता है। उससे कुछ एक आध पॉइंट अगर ऊपर नीचे हो भी तो नेचर हैज गिवन अस द एबिलिटी टू रेगुलेट आवर टेम्परेचर अकॉर्डिंगली। जब हम ट्रांजिशन करते हैं इनटू द विंटर सीजन इन दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक अक्टूबर टिल मिड टू लेट नवंबर, तो जितना जो फैट को स्टोर करने का प्रोसेस है, उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होगा तो आवर मसल्स विल टेंड टू लूज देयर टोन, देयर ओवरऑल टोन जितनी भी उनकी होती है बॉडी में, वो थोड़ी सी एक पॉइंट डाउन चली जाती है। वहीं क्योंकि अब बॉडी को आने वाला जो 2-3 महीना है उसमें काफी जब ठंड होगी, एंड स्पेशली इन स्लाइटली मोर एडवांस्ड एज व्हेन वी से कि घर से बाहर जाना वैसे भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर एन इंडिविजुअल हु मे बी 60, मे बी 70, 80 or any age group, especially in the elders. तो वो ज्यादा देर बाहर जाना शायद प्रेफर करें, शायद ना करें, अपना यू नो लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। बट द प्रोसेस दैट गोज ऑन इन द बॉडी इज यूनिवर्सल, कि जैसे जैसे डेपोजिशन ऑफ फैट होगा पूरे बॉडी में, मसल्स में, कुछ मात्रा में वो जॉइंट के अराउंड भी होता है। कहने को इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट और वो जॉइंट के मूवमेंट को स्मूथ कर देता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है दैट वाज ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन अर्लियर, कि जब मसल टोन नहीं बचेगी तो अगेन द जॉइंट स्पेस विल रिड्यूस। जॉइंट जहां पे आकर दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं और जॉइंट बनाती हैं, वो जुड़ती नहीं है टेक्निकली, दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, उनके बीच में हल्का सा एक गैप होता है। जितना आपका प्रोटीन का
अमाउंट कम होगा बॉडी में, द मसल टोन विल गो फर्दर डाउन, और वो जॉइंट्स जो दोनों हड्डियां हैं वो आपस में पास आती जाएंगी, और जहां वो मूवमेंट जो स्मूथली हो भी रहा है बट फिर भी उसमें कहीं ना कहीं पे हड्डियां आपस में टच कर रही हैं. एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि सर्दियों में हम ना तो कभी कोई सर्जरी एडवाइस करते हैं, वी ऑलवेज से कि विंटर्स में सर्जरी अवॉइड करें. एक रीजन ये है. दूसरा है कि जब पीक विंटर्स में जब फॉग होती है या स्मॉग होती है, आज की डेट में फॉग से ज्यादा स्मॉग होती है आज की डेट में दिल्ली में तो स्पेशली बाकी एरिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में तो स्मॉग ज्यादा होती है. With that, all the pollutants, dust particles and the moisture settles down near the ground level. अगर उस टाइम पे कोई सर्जरी करवाई जाए तो उसके चांसेस होते हैं ज्यादा इन्फेक्शन होने के. एंड इसीलिए दो पर्टिकुलर ऐसे टाइम होते हैं, सर्दियों में या फिर मॉनसून में, बरसातों के मौसम में हम कहते हैं कि कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए. एनी इंसिजन, एनी ओपन वुंड विल नॉट हील, उसमें मॉइस्चर जम जाएगा और उसमें इन्फेक्शन. सेकेंडली, आर्थराइटिस, जैसे मैंने बताया, क्योंकि जब बोन्स टच करेंगी तो इवन दो ड्यू टू फैट डिपोजिशन वो मूवमेंट दिखती स्मूथ है चलने फिरने में, लेकिन उससे डीजनरेशन ज्यादा होता है. नाउ हाउ टू कंट्रोल दिस. स्टॉप तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि अब अगेन जैसा नेचर ने बनाया है शरीर को उसको अब हम चेंज नहीं कर सकते. सो इन दिस केस व्हाट वी डू इज, इस सर्दियों में एक तो ऑफ कोर्स ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, कीप योरसेल्फ वार्म. अच्छे कोई मतलब इनर वेयर जैसे अगर पहनते हैं या स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, एनीथिंग दैट कीप्स यू वार्म. बट मोर इम्पोर्टेंटली, आइडेंटिफाई द जॉइंट दैट गिव्स यू मोर ट्रबल ड्यूरिंग द विंटर्स. हर व्यक्ति को घुटनों की ही प्रॉब्लम नहीं होती है, या हर व्यक्ति को सिर्फ सर्वाइकल या लोअर बैक पेन नहीं. You may have problem in some other joint, you may have problem in multiple joints also. तो जो आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं वो तो ऑफ कोर्स क्योंकि वो पूरे शरीर का भार उठाते हैं चलते फिरते समय, उठते बैठते समय. हमारा हिप जॉइंट है, हमारे नीज हैं, हमारा एंकल है, तो उनपे तो जोर देखिए कॉन्स्टेंटली पड़ रहा है. वो मौसम पे डिपेंडेंट नहीं है. सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चलने के लिए हमने अपने पैरों का ही यूज करना है. So there is no two ways about it. आपके जो भी वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर पैडिंग के साथ चलना फिरना शुरू करिए. अगर नी ब्रेस आपके पास अगर हैं, जैसे इलास्टिक वाले आते हैं या एक स्ट्रैप वाला भी आता है, इफ यू हैव अ ब्रेस विद यू ऑफ प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर थिकनेस, उसको पहन के रखा करिए. एक तो वो आपके उस पूरे एरिया को गर्म रखेगा, ठंडा नहीं होने देगा सर्दियों में, और उसका जो वेट बेयरिंग जितना उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है थोड़ा उसको एलिवेट करके इट विल प्रोवाइड रिलीफ. नंबर 2, as I always say, hot fermentation is a very good process of healing the body of any kind of ailment. Most of ailment, not any kind, but at least most of the ailments. सर्दियों में अगर जहां पे जो बोन्स टच करेंगी अगर आपस में, तो नेचुरली अ पार्ट ऑफ दैट बोन विल टेंड टू ब्रेक एंड जस्ट चिप ऑफ. उस जगह पे जब इन्फ्लेमेशन होती है तो स्वेलिंग भी होगी. कई बार अगर स्वेलिंग नहीं भी होती तो घुटनों में दर्द भी होता है, घुटनों में या हिप के पास, कई बार इवन स्पाइन में भी होता है. जहां पे भी बोन आपस में टच होंगे वहां पे बेसिकली वो होगा. सो नेचुरली सर्दियों में ज्यादातर तो हम गर्म पानी से ही नहाते हैं, ठंडे पानी से नहाना अवॉइड करते हैं. बट जो सेगमेंट अगेन आपको ज्यादा तकलीफ दे उसके ऊपर जब भी आप हॉट फर्मेंटेशन करें तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो रबड़ की बॉटल आती है उससे करना चाहिए. उसका फायदा ये होता है तो कि वो ज्यादा देर उसमें पानी गर्म रहता है, उससे कोई हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकलता है. इट्स वाटर से कोई रेडिएशन नहीं निकल सकता. एंड मोर इम्पोर्टेंटली स्किन पे कई बार सर्दियों में हम क्या करते हैं कि ठंड ज्यादा है तो अच्छा कपड़े का एक लेयर या अगर 2 लेयर पहना था तो एक लेयर हटा दिया और उसके ऊपर डायरेक्ट रख दिया हॉट वाटर बैग को.
या और भी किसी हीटिंग मोडालिटी को, तो स्किन के ऊपर चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो स्कैल्डिंग होने का डर होता है, यानी कि स्किन जल भी सकती है। इवन जो एलिमेंट वाला जो हीटिंग पैड आता है वो इतना उसकी रेडिएशन हार्मफुल होती है कि वो बोन्स तक को अंदर से, जो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है बोन्स की, पेरियोस्टियम कहते हैं उसको वो बर्न कर देता है। और बकायदा हमने पेशेंट्स में देखा है कि जब एक्सरे करते हैं उनका, तो वहां पे हल्का एक ग्रेइश ब्लू सी शैडो बन जाती है। तो दैट शोज दैट द एंटायर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम हैज बीन सिवियरली बर्न्ड। और पेरियोस्टियम पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि उसकी कोई नर्व सप्लाई नहीं होती है। It does not have any nerve supply, it cannot perceive pain। अगर जैसे हम हाथ पे सुई चुभाएं तो हमें दर्द होगा, उस पे आप चाहे कील ठोक देंगे तब भी पता नहीं चलेगा, उसको कुछ फील नहीं होता। सो हॉट फर्मेंटेशन के लिए रबड़ की वाटर बॉटल ही यूज करनी चाहिए, इट इज द मोस्ट बेनिफिशियल वन। कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज एंड फिजिकल थेरेपी, ये तो हुए कुछ मतलब जनरल वेरी conservative ways of managing it without any medication at all. Medication of course जहाँ और कोई ऑप्शन ना हो तो लेनी पड़ती है। But coming now to the exercises, सर्दियों में अब सुबह जैसे गर्मियों में तो 5-6 बजे उठ जाते हैं, उठ के योगा भी कर लेते हैं, वॉक पे भी चले जाते हैं, बट सर्दियों में मन नहीं करता। कोई सुबह 5 बजे उठ के वॉक पे, मतलब जाते होंगे, मैं ये नहीं कहता कोई नहीं जाता होगा, बट थोड़ी हिम्मत ज्यादा चाहिए ज्यादा अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है उस टाइम पे। यूजुअली वी टेंड टू वेक अप स्लाइटली लेटर देन वी यूजुअली डू इन द समर टाइम। सो वॉक पे अगर आप सुबह ना भी जा पाए तो शाम को जाइए, एंड प्रेफरेबली शाम को जाना ज्यादा अच्छा है उस टाइम पे, क्योंकि इवन दो ठंड तो है वो तो पूरा टाइम रहेगी, बट सुबह के टाइम जो थोड़ी सी सुस्ती भी आती है, मन नहीं करता कई बार उठने का, लगता है कि रजाई में अपना लेटे हुए अच्छे से तो 5 मिनट और लेट जाए, 5 मिनट और लेट जाए, 5 मिनट करते करते इट में टेक अ लॉन्गर टाइम। सो मेरा पर्सनल एडवाइस ये रहता है कि उसमें दोपहर में या फिर शाम को वॉक पे जाया करें सर्दियों में। सेकेंडली, वॉक पे जब जाना है, एंड अगेन since we are talking about overall joint health, आपका फुटवेयर बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो शूज पहन के जाइएगा, एंड बाय शूज आई मीन स्पोर्ट शूज। बाय शूज आई डोंट मीन स्नीकर्स, आई डोंट मीन फॉर्मल शूज, प्रॉपर स्पोर्ट शूज जिनकी पैडिंग नीचे आपके हील के पास और मिड फुट के पास थोड़ी भारी भरकम हो। हल्के जूते मैं मानता हूँ कि दे प्रोवाइड अ गुड मोबिलिटी फॉर द फुट, बट एट द सेम टाइम उनकी पैडिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, दे टेंड टू वेयर ऑफ वेरी क्विकली, और वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। गलत फुटवेयर पहनना फुटवेयर ना पहनने से भी ज्यादा नुकसानदायक होता है। अगर बेयरफुट चलेंगे तो शायद उतनी प्रॉब्लम आपको ना हो, बशर्ते आप घास पे चल रहे हैं, बाहर हार्ड फ्लोर पे नहीं। तो प्रॉपर फुटवेयर पहन के चला करिए, सैंडल नहीं पहनना है उस टाइम पे शूज पहनने हैं, स्पोर्ट शूज अगेन। एंड व्हाइल गोइंग आउट फॉर अ वॉक अगेन वो नी कैप या नी ब्रेस इलास्टिक वाला पहन के जाइएगा। एंड सबसे जरूरी चीज, हाउ टू पेस योरसेल्फ व्हाइल वॉकिंग और व्हाइल गोइंग आउट। अगर आप ये मान के चलें कि हमें एक पार्क का पूरा चक्कर लगाने में हमें आधा घंटा लगता है, या any duration, any number of distance, maybe let's say 1 kilometer, maybe 5 kilometers, maybe 2 kilometers, हम मान के चलते हैं कि हम डिस्टेंस को नहीं गिनेंगे, हम सिर्फ टाइम को गिनेंगे, and we take a time frame of half an hour। half an hour का जो पूरा ड्यूरेशन है उसको आप पहले डिवाइड करिए 2 पार्ट्स में, 15 मिनट 15 मिनट। देन उस 15 मिनट को आप फर्दर डिवाइड करिए 5-5 मिनट के 3 हिस्सों में। सो दैट गिव्स यू 15 मिनट्स लैप, 2 laps of 15 minute each, and each lap of 15 minute now containing of 3 parts। इनमें हम कैसे अपना the best way to do a walk,
पहले 5 मिनट आप चलिए नॉर्मल अपनी जो आपका रेगुलर वॉकिंग स्पीड है उस पे। नेक्स्ट 5 मिनट्स यू डू अ ब्रिस्क वॉक, थोड़ा फास्ट चलिए। देन अगेन फॉर द थर्ड पार्ट कम बैक टू नॉर्मल वॉकिंग स्पीड 3 बार। सो नॉर्मल वॉकिंग स्पीड फॉर 5 मिनट्स, then brisk walk for 5 minutes and then again normal walk for 5 minutes। 15 मिनट हो गए आपके। फर्स्ट लैप इज डन। सेकंड लैप शुरू करने से पहले यू कैन आइदर टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, मे बी 5 मिनट्स, आपको जितना कंफर्टेबल लगे। आप उस टाइम पे अगर कोई पार्क में बेंच है या चेयर है वहां बैठ सकते हैं, अगर नहीं है, अगर सिर्फ खड़े भी रहते हैं तो जस्ट स्टैंड नियर अ ट्री और समथिंग, या वहीं पे रुक जाइए। अगर साथ में पानी लाए हैं तो पानी पीजिए, बॉडी को रेस्ट दीजिए। देन रिपीट दिस फॉर द सेकंड लैप अगेन फॉर 15 मिनट्स। ये होता है एक्चुअल तरीका, चाहे मॉर्निंग वॉक हो चाहे इवनिंग वॉक हो, बट वॉक पे जाके कैसे आप मैक्सिमम कैलोरीज भी बर्न कर सकते हैं, आप अपना कार्डियोवैस्कुलर को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, एंड जो आपके जॉइंट्स पे जितना भी लोड पड़ना था उसको आप एक अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने ओवरऑल मोबिलिटी के हिसाब से, अपनी फिजिकल कंडीशनिंग के हिसाब से, या अपनी इवन मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से उसको एक आइडियल लेवल पे रख सकते हैं कि इससे बहुत ज्यादा wear and tear नहीं होगा जॉइंट का। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगेन जस्ट टू समराइज ऑल दीज पॉइंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, कि सर्दियों में एक तो प्रॉपर पैडिंग होनी चाहिए लोड बेयरिंग जॉइंट्स पे, आइदर थ्रू अ नी कैप। सेकेंडली गर्म कपड़े, ऑफ कोर्स वो तो सर्दियों में इट्स अ गिवन कि गर्म कपड़े ही पहनेंगे, ठंडे कपड़े तो नहीं पहनेंगे। थर्ड, hot fermentation using a rubber water bottle and not जेल वाला इतना इफेक्टिव नहीं होता, एंड स्पेशली जो बिना जेल के जो हीटिंग एलिमेंट वाला आता है वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर घर में रखा हुआ है तो उसको फेंक दीजिए, वो जितना आपको फायदा करेगा उससे ज्यादा वो नुकसान करेगा। फोर्थ पॉइंट वाज इफ यू आर गोइंग आउट फॉर अ वॉक, प्रॉपर फुटवेयर। फिफ्थ पॉइंट, 30 minutes walk, 2 laps of 15 minutes, each lap of 5 minutes of normal, then brisk, then again normal। डॉक्टर अनुराग 15 मिनट्स जो दूसरे हैं वो कैसे करने हैं? मैम सेम तरीके से जैसे मैंने बताया ना, पहले वाला करना है, सेम वही, सिर्फ 2 मिनट का बीच में ब्रेक देके 2-4 मिनट का अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से आप दोबारा शुरू वैसे ही करेंगे। नॉर्मल, ब्रिस्क, देन अगेन नॉर्मल, 15 मिनट, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर अगेन 15 मिनट नॉर्मल, ब्रिस्क, एंड अगेन नॉर्मल। डॉक्टर साहब, रनिंग को कहाँ पर ऐड करेंगे? रनिंग आधा घंटा इज मैं करता हूँ हाफ एन आवर इज एनफ। हाँ जी मैम, हाफ एन आवर काफी रहता है। अकॉर्डिंग टू मेरा जो है शुरू में तो स्लो चलेंगे, स्लो चलने के बाद फिर ब्रिस्क करते हैं, उसके बाद थोड़ा रनिंग करते हैं। रनिंग तो करने के बाद आप सिर्फ ऐसे कर सकते हैं कि ब्रिस्क वॉक ना करके आप सिंपली रनिंग ही करिएगा। तो पहले 5 मिनट अगर आपने, अच्छा ओके, फिर से बोलिए सर। आप जैसे 30 मिनट्स का सपोज करिए पूरा हमारा जैसे ड्यूरेशन है, मैंने बताया 30 मिनट्स में आपने जब 15-15 मिनट के 2 लैप करने हैं, तो स्टार्ट आप करिए 5 मिनट्स नॉर्मल वॉकिंग से, देन अगले 5 मिनट्स आप करिए रनिंग। अच्छा। देन अगले 5 मिनट्स आइदर यू गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक और यू कम बैक टू नॉर्मल वॉकिंग स्पीड। अब इसमें 2 बातें हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि पहला कि मेरे पैरों पे ज्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा, घुटनों में कहीं बाद में कोई सोरनेस तो नहीं हो रही या पेन तो नहीं हो रही, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम द रनिंग एंड फ्रॉम वॉक, आप घर आके एक चीज कर सकते हैं, आप घर आके एक बार अपना ना बीपी चेक कर सकते हैं या पल्स रेट चेक कर सकते हैं, जस्ट सी कि वो कितना ऊपर जा रहा है। अगर वो लेट्स से दैट इफ यू कम बैक फ्रॉम अ रन, तो आपका पल्स रेट
ideally should be anywhere between 90 to 130 maximum 120 beats per minute तक होना चाहिए। अगर तो उस रेंज में है तब तो ठीक है, अगर नहीं है किसी कारण से, अगर उससे थोड़ा ऊपर जा रहा है, देन रनिंग के बाद फिर ब्रिस्क वॉक ना करते हुए नॉर्मल वॉकिंग स्पीड पे ही आना पड़ेगा। एंड यू कैन रिपीट दिस अगेन फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स आल्सो। पहले लैप में एक ये हल्का सा ऑप्शन अगर आपको दें तो यही देंगे कि पहले 5 मिनट आप नॉर्मल स्पीड पे चलिए, दूसरे जो 5 मिनट हैं उसमें आप करिए रनिंग, एंड इन द थर्ड एंड द लास्ट 1/3 of the first lap either you go for a brisk walk or you go for normal walk, depending कि उससे आपका पल्स रेट कितना फ्लक्चुएट करता है। अब कहने को पल्स रेट से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता होगा सुनने में, लेकिन सर्दियों में the rate at which your body dissipates the heat, वो आपके पल्स रेट और बीपी के जरिए ही डिफाइन होता है। जितनी जल्दी ऊपर जाएगा उतनी जल्दी हीट रिलीज होगी बॉडी से, एंड a sudden release of heat from the body can also be harmful because core body temperature फिर एकदम से डाउन जाता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। अभी तो नहीं होता, इस टाइम पे नहीं होता, नवंबर तक ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ये प्रॉब्लम होती है पीक विंटर्स में, मिड दिसंबर से लेकर जनवरी में तब ये ज्यादा होती है, एंड स्पेशली इन एल्डर्स, and even more likely in elders who may have hypertension or who may have recently recovered from COVID, या फिर जिनका कोई recent अभी हार्ट का प्रोसीजर हुआ है, या जो since day one who have been heart patients, कोई स्टंटिंग हुआ है या बाईपास हुआ है या पेसमेकर डाला है, उनके केस में और ज्यादा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। डॉक्टर अनुराग, थैंक यू, वेलकम सर। Dr. Anurag, I have a question. Suppose if we are not able to go out of our house sometimes, तो घर में ही कर लेते हैं वॉक, तो घर में अगर नॉर्मल वॉक करके ब्रिस्क वॉक करनी हो तो पल्स रेट कितना होना चाहिए? मैम घर में ब्रिस्क वॉक आप ज्यादा कर नहीं पाएंगे क्योंकि स्पेस उतना नहीं होता है जितना बाहर एक गार्डन में होता है या पार्क में होता है। घर के अंदर नॉर्मल वॉक ही ज्यादातर हो पाती है, बाकी मतलब अगेन डिपेंडिंग ऑन वेयर समवन लिव्स। अगर आप नॉर्मल वॉक भी करते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा कि फिर आधा घंटा जो हमने बीच में ब्रेक देना था वो ना देके वी कॉन्स्टेंटली कीप वॉकिंग फॉर हाफ एन आवर, और मे बी इंक्रीज द ड्यूरेशन फ्रॉम हाफ एन आवर टू मे बी 40 मिनट्स, मे बी 50 मिनट्स एज पर योर कंफर्ट। उस टाइम पे आपका पल्स रेट, देखिए रेस्टिंग पल्स रेट हमारा जो बॉडी का है वो 75 बीट्स पर मिनट होता है। हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, हमारा पल्स रेट शुड बी 75 आइडियली। कभी होता नहीं है वैसे, हमेशा इससे या तो 5 पॉइंट ऊपर होता है या नीचे होता है सभी का, बट when you are walking and when you are doing any activity, any prolonged activity for let's say more than 30 minutes, तो आपका जो अपर लिमिट है वो होनी चाहिए रफली बिटवीन 95 भी कहते थे, 100 भी आई थिंक थोड़ा मैंने ज्यादा ही कह दिया, 90 to 95 तक होनी चाहिए, क्योंकि अभी घर के अंदर नॉर्मल पेस पे ही चल रहे हैं। 90 तक भी कम ही जाती है, ज्यादातर वो 85 पे आके रुक जाती है। In case it goes above 95, in case it starts to reach 100, and maybe after a while it may start to cross 100 also. That means रुक के बैठने का टाइम आ गया, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है फिर। So आप आइडियली ये मान के चलिए कि आप अगर घर में वॉक कर रहे हैं, आप 90 अपना रेफरेंस मान के चल लीजिए कि जहां 90 से ऊपर जाना शुरू हो गया, then you may need to slow down, you may need to sit down and take a break. Dr. Anurag, I tried to go for brisk walk घर में, मेरा 120-130 हो जाता है। थोड़ा जब मैं हल्का सा जॉग घर में कर लेते हैं या ब्रिस्क वॉक में तो हो जाएगा, तो 120 तक तो हो होता है। उसमें हो सकता है, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल वॉकिंग स्पीड की।
ओके In that case, it should डॉक्टर not अनुराग exceed 90. कि घर में तो नहीं इतना स्पेस होता, पर मैं तो मोस्टली मैं वही कहना चाह कॉरिडोर रहा में ही था, करती हूँ। मैं वही कहना चाह रहा था कि घर में ज्यादा स्पेस होता नहीं जगह है, कम होती है, आप करोगे मुड़ोगे तो वो ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग के लिए उतनी जगह होती नहीं है। क्योंकि जब ये बहुत ठंड आ जाती है, इतनी स्मॉग होती है, तो अपने कॉरिडोर में वो वहीं तक ही ठीक रहता है, क्योंकि इतनी डायरेक्ट सर्दी भी नहीं लगती, स्मोक पे आंखें भी जलती हैं। अभी जो स्मॉग आएगा मॉर्निंग में आंखें जलती हैं। वो एक्चुअली ना डिपेंड करता है कि अब मतलब किसके घर में कितना स्पेस है, वी डोंट नो। तो किसी के यहाँ हो सकता है कि इतनी जगह हो कि वो चल पाए, किसी के यहाँ नहीं भी होती है। सो वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी करती है ये चीजें। नहीं डॉक्टर अनुराग, ये अभी कोविड टाइम में थोड़ा सा ज्यादा शुरू हुआ हमारा, क्योंकि कोविड टाइम में नहीं निकलते थे, हम निकल पाते थे, तो ये आदत हमने डाली। तो मुझे ऐसे खराब नहीं लगा। सबका नॉर्मली हाउस समथिंग लाइक 3 bedroom 4 bedrooms तो होता है। तो आई फाउंड कि हाफ एन आवर टू 40 minutes वॉक करके और बीच में ब्रिस्क वॉक भी हो जाता था। देयर वाज नो अल्टरनेटिव। बाहर डॉग्स बहुत मिलता है, कभी मस्कीटो होता है, कभी पोल्यूशन होता है। तो ऑल दीज रीजंस, यू नो, दैट दीज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस लगता है कि इंडोर ट्राई करना चाहिए। तो उस केस में बिल्कुल मैम कर सकते हैं। देखा कि ब्रिस्क वॉक में हमारा 130 आई ट्राइड। या फिर आप स्टेशनरी जॉगिंग को करेंगे क्या रिकमेंड? जैसे 5 minutes आपने कहा ब्रिस्क वॉक, तो 5 minutes स्टेशनरी जॉगिंग अगर आप कर रहे हैं तो फास्ट टाइम, आइदर यू गो फॉर अ स्टैटिक साइकिल जो आता है ना, जिस पे बैठ के साइकिलिंग करते हैं, या तो उस पे हो, या फिर अगर ट्रेडमिल पे हो, not on hard floor like this. ओके। उस पे थोड़ा इजी होता है। ट्रेडमिल पे कर सकते हैं, ऑल्दो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि ट्रेडमिल पे ना करके आप स्टैटिक साइकिल अगर यूज करें तो और भी अच्छा। स्टैटिक साइकिल पे भी जो उसके पेडल होते हैं, उसका रेजिस्टेंस का नॉब होता है। मैंने कई बार जैसे बताया कि उसको इनिशियली बिल्कुल 0 पे रखते हैं एंड देन यू स्टार्ट। तो वो सबसे सही तरीका है, घर के अंदर रह के, विदाउट गोइंग आउटसाइड। दैट इज द बेस्ट वे टू। चलिए, सो नाउ कमिंग टू जॉगिंग से क्या फर्क पड़ता है? जॉगिंग आप मना कर रहे हैं, जॉगिंग से क्या फर्क पड़ता है? सर, जॉगिंग एक होती है कि आप जॉगिंग कर रहे हैं और आप भागते भागते पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच गए। इन दैट केस दैट इज वन सिनेरियो। सेकंड होता है आप जब ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर रहे हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। जब आप ऑन द स्पॉट जॉगिंग कर रहे हैं तो आप एक्चुअली में अपने पूरे पैर नीचे नहीं लगने दे रहे। आपका ज्यादा जो प्रेशर पड़ता है वो आपके टोज पे पड़ता है when you're doing on the spot jogging। वहीं जब आप बाहर पार्क में जाके जॉगिंग करेंगे और आप भागते भागते एक जगह दूसरी जगह अगर आप पहुंच रहे हैं भागते भागते, आप अपना पूरा पैर नीचे जमा रहे हैं जमीन पे। यू आर लेटिंग द हील आल्सो टच द ग्राउंड एंड देन पुश यू बैक अप। ये चीज ऑन द स्पॉट जॉगिंग में नहीं हो पाती है। तो सारा जोर हमारे टोज पे पड़ता है और फ्रंट ऑफ द फुट उस पे पड़ता है ज्यादा देर। अब जैसे हम भी यहाँ सेशन पे आपने देखा कई बार हम करते हैं ऑन द स्पॉट, मार्चिंग भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, बट वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होती है। इट इज हार्डली फॉर 5 minutes। इफ वी वर टू डू दैट फॉर मोर देन 10 minutes, मे बी इन 15 minutes, तो 15 मिनट के अंदर सबके पैरों की उंगलियां इतनी जोर से दुखेंगी कि सब बैठ जाएंगे और अगले दिन से कोई लॉगिन नहीं करेगा। सो उसको हम अवॉइड करते हैं। उस टाइम पे वी से कि अगर भागते भागते मतलब कहीं जा रहे हैं, if the body is moving from point A to point B, if you're going out for a jog, तो वो सबसे बढ़िया रहता है। On the spot के मुकाबले वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है उस केस में। बट ऑफ कोर्स घर के अंदर नहीं कर सकते। घर के अंदर जॉगिंग करने जितना तो स्पेस बहुत रेयर ही मिलता है, तो इसीलिए। थैंक यू। वेलकम। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अभी जैसे विजय सर ने पूछा कि स्ट्रोक के बारे में, आज ये भी सही बात है कि आज इंटरनेशनल स्ट्रोक अवेयरनेस डे भी होता है 29 अक्टूबर को। उसके बारे में अगर हम बात, तो स्ट्रोक मच लाइक
एनी अदर न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे पार्किंसंस है या डेमेंशिया है, अल्जाइमर्स है, ये सभी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होते हैं, यानी कि दे ओरिजिनेट समवेयर नियर द ब्रेन और द ब्रेन स्टेम, एंड ब्रेन स्टेम से होते हुए वो नीचे नसों में फैलते हैं। स्ट्रोक इटसेल्फ उसको न्यूरोलॉजिकल कैटेगरी में डालें या उसको हम एक लाइफस्टाइल डिजीज के तौर पे गिने, वो 3-4 कैटेगरी में घुसा हुआ है, उसने हर जगह पे हाथ मारे हुए हैं अपने, क्योंकि स्ट्रोक के कारण कई सारे होते हैं। स्ट्रोक को हम मेडिकल टर्म में हम उसे हेमीप्लेजिया कहते हैं। हेमीप्लेजिया मींस 1/2 ऑफ द बॉडी इज कंप्लीटली पैरालाइज्ड और मे बी इवन पार्शियली पैरालाइज्ड। अब या तो वो दो ही तरीके हैं, या तो वो लेफ्ट हाफ को पैरालाइज कर सकता है या वो राइट हाफ को कर सकता है। पैरालिसिस ऑफ लेफ्ट हाफ ऑफ बॉडी इज स्लाइटली मोर डेंजरस, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट होता है। सो हार्ट के किसी भी एक चेम्बर पे अगर उसने ज्यादा इफेक्ट डाला तो उसके कॉम्प्लिकेशन आगे थोड़े ज्यादा डेंजरस होते हैं। राइट साइड के डेंजरस हैं बट नॉट सो मच। अब स्ट्रोक होता क्यों है? स्ट्रोक के पीछे जो 3-4 मेन कारण जो कि अब तक हम समझ पाए हैं, फर्स्ट इज ऑफ कोर्स ब्रेन हेमरेज। अगर कोई ब्लड वेसल जो ब्रेन को सप्लाई करती है, इफ इट गेट्स बस्टेड फॉर सम रीजन, माइट बी ड्यू टू हाइपरटेंशन, might be due to diabetes, might be due to any traumatic injury, might be due to elevated anxiety levels also. बहुत सारे मैंने बहुत सारे कारण होते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन पे पॉइंट आउट कर पाना will not be right in this case. अगर किसी भी इस कारण से कोई ब्लड वेसल अगर किसी कारण से रप्चर हो जाती है, तब हम उसे स्ट्रोक कह देते हैं, बिकॉज द सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन इज कट ऑफ, एंड जिस भी एक हेमिस्फेयर का जहां का भी सप्लाई कट ऑफ हुआ, उसका ऑपोजिट साइड पूरी तरह से या मे बी पार्शियली इन सम सेगमेंट्स पैरालाइज हो जाता है। लेफ्ट हाफ ऑफ योर ब्रेन कंट्रोल्स द राइट हाफ ऑफ द बॉडी। हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि ब्रेन से जो जितने भी नर्व्स निकलती हैं वो आपस में इस तरह से क्रॉस करके निकलती हैं। सो लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट हाफ ऑफ द बॉडी, एंड वहीं राइट हाफ कंट्रोल्स द लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर कोई रप्चर होने से कोई क्लॉट बनेगा अगर ब्रेन में, अगर लेफ्ट साइड में क्लॉट बना तो राइट साइड जाएगी, अगर राइट साइड में क्लॉट बना तो लेफ्ट साइड जाएगी। अगर स्ट्रोक में होता क्या है कि जब हम कहते हैं कि एक हाफ अगर हमारा पैरालाइज हो जाता है, तो द स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारा जो आईलिड्स होते हैं, जिस साइड के पैरालाइज होंगे हल्के से नीचे को ऐसे उनमें ड्रूपिंग हो जाती है। सेकेंडली स्पीच इज समवॉट डिफरेंट, स्लर्ड स्पीच हो जाती है, ठीक से बोल नहीं पाते, ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं। जिस साइड के जो साइड पैरालाइज होती है, कई बार उधर से स्वॉलो करने में डिफिकल्टी होती है, खाना मुंह से बाहर निकल जाता है। देन ऑफ कोर्स क्योंकि जब एक हाफ पैरालाइज्ड है तो उस साइड के अगर कोई वाइटल ऑर्गन्स हैं या विसरल ऑर्गन्स हैं, उनका भी ब्लड सप्लाई कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सो देयर ओवरऑल फंक्शनैलिटी आल्सो गोज डाउन। किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज की तरह पैरालिसिस में भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, व्हेन वी से कि रिकवरी कई बार नहीं हो पाती। सम पीपल रिकवर, मोस्ट पीपल डोंट रिकवर। दे मे टेक medicine, they may go for rehabilitation for maybe months, maybe even years, but उससे लगभग ना के बराबर फर्क पड़ता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है जो मैंने कई बार बताया है कि किसी भी तरह के न्यूरॉन्स जो हमारे बॉडी में हैं, उनमें अपने आप को रिपेयर करने की एबिलिटी नहीं होती है। हम जितने ब्रेन सेल्स लेकर इस दुनिया में आए थे, हमें अपनी बाकी की जिंदगी उन्हीं के साथ बितानी होती है। In between they do die off at a certain pace, but वो वापस नहीं आते। बाकी बॉडी के सेल्स अपने आप को दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं। डेड स्किन बनती है, झड़ जाती है, नई स्किन आ जाती है।
फ्रैक्चर होता है, बोन अपने आप को खुद ही जोड़ लेती है। अगर उसको कोई मतलब सर्जिकली उसे रिपेयर ना भी करे, अगर सिर्फ उसे सही तरीके से अगर उस पर स्प्लिंट लगा भी दे, तो विद इन 6 मंथ बोन अपने आप को वापस नए जैसा बना लेती है। मसल अगर टियर होता है तो वो अपने आप को दोबारा नए सिरे से समहाउ जोड़ लेता है। न्यूरॉन्स में बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं होती है अपने आप को रिजनरेट करने की, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि स्ट्रोक से या किसी तरह के भी पैरालिसिस से या पार्किंसन डिजीज से या अल्जाइमर से या डिमेंशिया से रिकवरी लगभग ना के बराबर होती है। और अगर होती भी है तो अगेन इट्स एट अ वेरी स्लो पेस, एंड इन केसेस लाइक पार्किंसंस और इन केस लाइक डिमेंशिया रिकवरी के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आगे फर्दर कितना डिटेरियोरेशन होगा आने वाले मे बी 6 महीने में, मे बी आने वाले 1 साल में, मे बी 10 साल में, हम उसको कितना स्लो डाउन कर पाए वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है उस टाइम पे। rather than treating the disease, we try to slow down the symptoms because currently that's all we can do. हम ठीक है, पहले मे बी आज से 50-60 साल पहले जो समय था तब से ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, बट स्टिल in certain cases we are limited by the technology and by the resources of our time. Maybe अगर भगवान ने चाहा शायद अगले 100 साल में कुछ शायद इसका कोई क्योर बन भी जाए, अभी फिलहाल कोई इसका क्योर नहीं। तो डॉक्टर साहब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? मतलब ये एकदम हो जाता है, क्या करना है सर? अच्छा, मैं अब इसकी स्टोरी बताता हूँ जो मेरे घर पे ही हुई थी। आप मेरे पीछे ये पेंटिंग देख रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये मेरी मदर ने बनाई है। हाँ जी। का अपना स्कूल था आर्ट एंड क्राफ्ट का। आज भी अगर आप दिल्ली में कभी जाएंगे ना कमला नगर में, तो प्रेम केहर के नाम से अभी भी लोग पहचान जाते हैं वहां पे। 30 साल बाद भी पीपल स्टिल रिमेम्बर हर। उनको स्ट्रोक हुआ था। कौन सी जगह बताई? कौन सी जगह बताई? कमला नगर। कमला नगर। अच्छा, कमला नगर, ओके जी। तो हुआ क्या था, शी वाज टीचर ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। हमारे घर में सारा उनके घर उनका हाथ से बनाया हुआ है, कभी कुछ बाहर से लाए ही नहीं आज तक। Okay, तो okay. वो एक क्लास ले रहे थे बच्चों की, कुछ उनको सिखा रहे थे, एंड सडनली उनका जो हाथ में जो पेंसिल जो भी था वो हाथ से गिर गया। अब नीचे गिर गया तो उठाएंगे, बट उनसे वो उठाया ना जाए। राइट हाफ का था। दिस वाज बैक इन 1984, मेरे पैदा होने से 10 साल पहले की बात है ये। As far as I have heard, क्योंकि अगेन मैं उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था, तो जितना मेरे को सुनने में आया मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रोक कभी भी देखिए बता के नहीं आता है। बता के इन द सेंस 1 महीना पहले जो अपने वो कुछ सिम्टम्स शो करता है वो तो हैं, बट पीपल टेंड टू इग्नोर देम। अभी उस पर भी मैं आऊंगा। स्ट्रोक हैपेंस विद इन अ सेकंड। 1 सेकंड में अभी बंदा बैठा हुआ है और अभी एकदम से वहीं पे लेट जाता है। When the supply to the brain is cut off. In between you just have a couple of minutes to try to stabilize yourself, but वो time period कई बार लोग ignore कर देते हैं या कई बार लोग उसे notice ही नहीं कर पाते और वो चला जाता है। ये सिनकोप, डॉक्टर साहब सिनकोप जो है और इसमें फर्क क्या है? सर सिनकोप is basically like इसे हम कहते हैं TIA, डॉक्टर्स के टर्म्स में इसे TIA की कैटेगरी में गिना जाता है, which is a transient ischemic attack, यानी कि पैरालिटिक अटैक एकदम से आया और चला गया। Like for maybe for 5-10 minutes, maybe half an hour, maybe even 1 day or 2 days, but then it goes away. वो थोड़ा उससे नमनेस तो रह जाएगी हाथों में, कई बार हाथ पैर ऐसे कांपते भी हैं, लेकिन वो चला जाता है। जहां वो नहीं जाता फिर हम उसे स्ट्रोक कह देते हैं कि एक बार आया तो अब तो ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, वो स्ट्रोक की कैटेगरी में आ जाता है। So coming now to the signs and symptoms. 1 महीना पहले सिम्टम्स होते हैं। हाँ जी, सिम्टम्स क्या होते हैं? आपने कहा ना 1 महीना पहले होता है, पता नहीं चलता क्या सिम्टम्स होते हैं। मैं वही उसी पे ही आ रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई थिंक एवरीवन शुड नो दैट। देखिए, अगर 1 महीना पहले आप अपना जो भी डेली रूटीन का जो भी काम कर रहे हैं, at any point if something that requires you to work with only one half of the body, let's say writing, हम जब लिखते हैं तो हम या तो राइट हैंड से लिखते हैं अगर हम राइटी हैं, अगर हम लेफ्टी हैं तो हम लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। अगर किसी कारण से if it happens on the dominant side of the body जिससे आप लिख रहे हैं,
तो लिखते समय पेन होल्ड करने में दिक्कत होती है, पेन पे आपकी ग्रिप नहीं बन पाती, पेन लगता है बार बार हाथ से छूट रहा है। या फिर अगर छूट नहीं भी रहा तो हल्का सा एक जैसे साइन करते हैं अपने, जब कहीं किसी डॉक्यूमेंट पे हम साइन करते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर ठीक नहीं हो पाते, थोड़े से टेढ़े से हो जाते हैं कई बार। सेकेंडली, 1 महीना पहले तक उससे और क्या हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। आपको जिस साइड का स्ट्रोक होने वाला है उस साइड की जो आंख है, या तो उसकी आईलिड हल्की सी नीचे को ड्रूप करनी अपने आप शुरू हो जाती है, या फिर ये जो ऊपर का हिस्सा है, द अपर हाफ ऑफ द आईब्रो एंड द आईलिड, ये ऐसे 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 फड़कने लगता है। 2-4 बार ही ट्विच करेगा, ज्यादा नहीं, ये नहीं बहुत देर 1-2 घंटे करता रहेगा, नहीं, ओनली ऐसे 2-4 बार किया, रुक गया, जिस पे ध्यान भी नहीं जाता किसी का। देन ये एक ही बार होगा या रिपीटेडली होता रहता है ट्विचिंग इन दी आईब्रोज? मैम इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, किसी को शायद एक बार भी हो सकता है, किसी को बार बार भी हो सकता है, और कई बार ये भी होता है कि किसी को बिल्कुल भी ना। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेरिएबल्स इन बिटवीन की कई बार मैं तभी कह रहा हूँ कि लोगों का उस पर ध्यान नहीं जाता, इसीलिए नहीं जाता है क्योंकि वैरायटी इतनी है कि बंदा क्या क्या चीजें याद रखेगा बीच में। तो इसलिए पीपल टेंड टू। आंख फड़कना भी तो कहते हैं ना? हाँ जी आंख फड़कना, लेकिन आंख जब फड़कती है बस 2 बार ऐसे ऐसे हुई फिर रुक गई, दोबारा तो हम लोग ऐसे ही सोचते हैं आंख फड़क रही है, आंख फड़क रही है, हम सोचते हैं कुछ कहते हैं बुरा होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है लोग, वो जो बुरा होने वाला है वो यही होने वाला होता है। सही बात, और ये तो सबसे बुरा है, अच्छा होने वाला भी होती है वो। पर अगर लेफ्ट आई भड़कती है तो अच्छा होता है। नॉट इन दिस कंटेक्स्ट, अगर बाद में स्ट्रोक हो गया तो फिर वो उसमें अच्छा क्या हुआ। लेकिन वैसे बोलते हैं, वैसे आप फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल स्टैंडपॉइंट मिथ है। खैर, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज स्पीच। स्पीच में जो स्लरिंग होता है वो थोड़ा प्रोमिनेंट होता है इन दिस केस। पीपल से कि या तो हमें खाना चबाने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, इन द सेंस कि चबाने में ज्यादा जोर लग रहा है खाने, या फिर जब बोलते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम लास्ट लाइक 30-40 मिनट्स एट अ स्ट्रेच, कुछ अगर कोई लंबी बात करना चाहे तो उस टाइम पे मुंह से ड्रूलिंग शुरू हो जाती है। इन दिस केस हल्का सा लार टपकना शुरू हो जाता है, या तो एक साइड से या फिर ऑपोजिट साइड से। देन नेक्स्ट इज वीकनेस, जनरल फीलिंग ऑफ वीकनेस इन द बॉडी। पहले वो पूरी बॉडी में ही लगता है जैसे कि ज्यादा थकान सी लग रही है, अब थोड़ा रेस्ट करें, लेट जाएं, पूरा दिन बड़ा लेथार्जिक सा फील होता है। बट आफ्टर मे बी 10-12 डेज 15 डेज, जब लास्ट का 2 हफ्ता जो बीच का रह जाता है, उसमें वो पर्टिकुलर हाफ ऑफ बॉडी जिसमें स्ट्रोक होने के चांसेस हैं, वो लगता है कि थोड़ी सी ना भारी भारी सी फील हो रही है अपने आप को। अगर लेट से कि किसी को अगर राइट साइड का अटैक अगर होने वाला हो तो उसे लगेगा कि मेरा राइट हाफ ऑफ बॉडी लेफ्ट हाफ थोड़ा सा भारी हो गया है, चलते समय इस पैर को उठाने में ज्यादा जोर लग रहा है, या हाथ को उठाने में ज्यादा जोर लग रहा है। तो ये कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। देन अभी जो रिसेंटली एक मतलब अगेन एक नया आइडेंटिफाई किया रेड फ्लैग साइन हमने, कि हार्ट में पैल्पिटेशन कई बार फील होते हैं, चेस्ट में ऐसा होता है हार्ट तक 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 बड़ी स्पीड से कर रहा है और अपने आप को मूवमेंट फील होती है, वो जिसे हम पैल्पिटेशन कहते हैं मेडिकल टर्म्स। वो कई बार लोग उसको गलती से क्या मान लेते हैं कि या तो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको लगेगा कि ये कुछ हार्ट में दिक्कत हो रही है, या फिर जिनको नहीं है उनको लगता है कि कोई एसिडिटी है या गैस की प्रॉब्लम है। सो अगेन नॉट दैट इजी टू आइडेंटिफाई, बिकॉज उसके साथ में कई बार थोड़ा सा हार्ट बर्न का सेंसेशन भी होता है in a few cases, not all cases but in a few cases। तो ये कुछ 3-4 ऐसे साइंस हैं जिन पर
ध्यान देना चाहिए। अगर तो भगवान करे कि ना ही हो स्ट्रोक इस केस में, बट अगर ये सिम्टम्स लगते हैं, इवन इफ इट टर्न्स आउट टू बी नथिंग, इट जस्ट माइट बी अ फॉल्स अलार्म, एंड होपफुली मतलब मैं तो कहूंगा कि फॉल्स अलार्म पे ही अगर बात खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट इन केस इट मे लीड टू अ स्ट्रोक। तो 1 महीना पहले, अब देखिए अगेन 1 महीने का टाइम कोई वो नोटिस देकर नहीं है कि हाँ मैंने अगले महीने ही आना है, महीने से वो 2 दिन पहले भी आ सकता है। मतलब जैसे ही ये साइंस दिखने शुरू हो, one should try to consult a neurologist, और first a physician, then एक किसी neurologist को अगर वो रेफर कर दें तो ये कर लेना चाहिए। तो ये जो आप कह रहे हो कि हाथ से पेंसिल गिर गई पढ़ाते पढ़ाते, तो what was it a stroke or a symptom? It was a stroke sir। वो एक्चुअली में 1 महीना पहले, अब सर पता नहीं उनको ध्यान दिया उन्होंने नहीं दिया, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो उस टाइम पैदा नहीं हुआ था, बट उनके केस में it was a stroke। It was quite a major one, it was not a minor one। The only thing was कि एक कहते हैं ना सर, जहाँ कुछ मिरेकल होते हैं कहीं ना कहीं पे, तो within 3 months वो ठीक भी हो गए। अच्छा, दुनिया पूरी जिंदगी नहीं हो पाती ठीक, पता नहीं वो कैसे हो गए, भगवान जाने उनको क्या ऐसा मतलब उस टाइम पे हुआ। कि कई बार होता है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी बॉडी को पता है कि हमारे लिए क्या चीज फायदेमंद है और क्या चीज नुकसानदायक है। when in a TIA attack, या फिर अगर इवन पार्शियल स्ट्रोक भी होता है ना, तो कई बार बॉडी क्या करती है, अपना बीपी इतना बढ़ा देती है कि जहां पर भी कुछ अगर वो क्लॉट बना हुआ है, वो उनके धक्के से वो बाहर निकल जाए। तो उनके केस में यही हुआ, उनका थर्मामीटर पे पारा पहुंच गया 108, पारा टूट गया, थर्मामीटर बर्स्ट आउट, स्किन बिल्कुल रेड हो गई थी, एंड कुछ दिनों बाद ना, मतलब जैसे सांप की ना स्किन उतरती है, लेयर्स में उतरती है, जैसे उतर रही थी बिल्कुल, एंड विद इन 3 months शी वाज अगेन बैक टू हर फीट। तो उनके जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, वही अगेन अभी जिनके बारे में भी मैं 2-3 दिन पहले बताया था, डॉक्टर AD सहगल जी जो थे, अर्जुन देव सहगल, उन्होंने उस टाइम पे उनका MRI CT स्कैन वगैरह सब किया था। ये सेट की कुछ नहीं होने वाला, ये सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। He was the first neurologist in Delhi, Gangara Hospital में थे। To introduce CT scan in India। Right। उन तब पूरे इंडिया में सिर्फ 2 जगह पे होता था, या तो एम्स में या उनके क्लिनिक पे, और कहीं नहीं होता था। बैक इन 9, ये बात है जब दिल्ली में जो राइट्स हुए ना 84 के, उससे पहले की बात है, 83-84 के टाइम की बात। वो 6 महीने साल बाद कभी पापा को मिले किसी फ्लाइट में, लंदन जा रहे थे वो, तो कहते आपके वाइफ कहाँ पे, कहते सर वो पीछे बैठे हैं वहां पे। तो डॉक्टर AD सहगल ऐसे देख रहे हैं उन्हें, कहते सर अपनी सारी किताबों को, डिग्री को ना मैं आज ही आग लगा दूंगा, सारी मेरी पढ़ाई आपने फेल करा दी 5 साल की। तो कुछ मिरेकल, अगर ऐसा नॉट एवरी डे वी डू नॉट सी दिस, कुछ मिरेकल होते हैं कहीं ना कहीं पे। तो उसके बाद वो ठीक रहे, उसके बाद ठीक रहे, उसके बाद सर अच्छा। ये पेंटिंग उसके बाद ही बनाई है। अच्छा। और उसी पैरालाइज्ड हाथ से बनाई है। नॉर्मल हाथ से नहीं बनाई है, अधमरे हाथ से बनी हुई उसके बाद 3 ठीक हो गई थी। फिर वो सिम्पटम, she take care of you? हाँ जी, How did she take care of you? कि नॉर्मली जैसे हर किसी में बोलने में होता है, ऐसे अभी मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था। तो जी, कोई घर में कई बार कुछ ना कुछ बात हो जाती है, तो गुस्से में ऐसे वो रो रही थी, रोते रोते उनकी जबान लड़खड़ाने शुरू हो गई, जैसे बोला नहीं जाता ना, ऐसे हुआ। अच्छा वो ठीक हो गई, बात हो गई, खत्म हो गई, ठीक। उसके बाद उसके 15 दिन बाद उनको स्ट्रोक हुआ। इसका मतलब ये साइन था, ये चीजें, ये साइन होता है अपने आप में। बॉडी अपने आप सिग्नल दे देती है, एक स्ट्रोक के केस में, एक हार्ट अटैक के केस में, एंड इन केस ऑफ क्या कहते हैं उसको, तीसरा मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है इस टाइम, I can't remember the correct name, but एक और होती है दिक्कत जिसमें बॉडी 1-2 महीना पहले से ही
ना कुछ साइन अपनी ओर से देने शुरू कर देते हैं। बीपी हाई होना शुरू हो जाता है स्ट्रोक में मोस्टली पहले? बीपी मैम हाई कई बार होता है, कई बार बीच में हो जाता है आफ्टर द स्ट्रोक हैपन। वही मेरे मदर के केस में यही हुआ था, जब उनका बीपी एकदम इतना शूट अप कर गया। तो क्योंकि जो क्लॉट जहाँ फंसा हुआ है ना, उसमें कई बार सर्जिकली उसे रिमूव नहीं कर सकते। एंड बैक इन दोस डेज, जब उनको जिस टाइम पे, तब तो सर्जरी वैसे भी नहीं होती थी। ये बात मतलब आज से लगभग 35-40 साल पहले की है। तब देयर वाज नो सर्जरी फॉर दैट। इवन टिल दिस डे फॉर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन देयर इज नो सर्जरी डन। उसको लोग छोड़ देते हैं ऐसे उस टाइम कि जो है जिंदगी काटो इसी के साथ। तो बीपी उस टाइम में एकदम शूट अप कर जाता है, मतलब इतना पल्स रेट भी और बीपी और बॉडी टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर आप सोचिए ना कि जहाँ थर्मामीटर भी फट जाए, जहाँ पे 108 डिग्री बुखार, लोग 101 102 पे उठ नहीं पाते, 108 पे तो क्या ही हाल होता होगा। वो बॉडी का मैकेनिज्म है क्लॉट को रिमूव करने का। इट स्टेज देयर फॉर लाइक हाफ एन आवर और मे बी 1 आवर, देन वो अपने आप डाउन आ जाता है। आप थर्ड वाला एपिलेप्सी तो नहीं कह रहे? एपिलेप्सी सर एपिलेप्सी से मिलता जुलता ही होता है, लेकिन अगेन मेरे को करेक्ट नाम याद नहीं आ रहा इस टाइम, पता मे बी बाद में शायद क्लिक कर जाए तो कर जाए, अभी तो नहीं आ रहा, क्लिक नहीं कर पाया अभी। एपिलेप्सी के सिम्टम्स या कुछ साइंस कई बार नहीं भी देखने को मिलते हैं। हाँ वही कह रहा हूँ, वो भी ऑल ऑफ अ सडन है। डिपेंडिंग की एपिलेप्सी में जो सीजर या जो दौरा जो पड़ता है वो किस कारण से पड़ा है। इज इट अ फोटो सीजर, लाइट से पड़ता है, कई लोगों को साउंड से, कोई पर्टिकुलर स्मेल से, या किसी तरह की कोई अगर ब्रेन में इंजरी हुई है उसकी वजह से। वो हजारों रीजन है उसके पीछे भी। वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर नहीं सकता, वो करते करते शाम हो जाएगी। एपिलेप्सी तो बहुत लंबा टॉपिक है सर अपने आप में। एपिलेप्सी तो यहाँ एक सिटिंग में डिस्कस कभी हो ही नहीं सकता। थैंक यू डॉक्टर साहब, वंडरफुल सेशन टुडे, हमें काफी अच्छी जानकारी मिली। तो कम से कम जो डॉक्टर साहब जो पार्शियल पैरालिसिस होता है ना, जो माउथ का कई लोगों को हो जाता है पार्शियल पैरालिसिस जी, मंथ में उसे सर बेल्स पॉल्सी कहते हैं उसको। हाँ बेल्स पॉल्सी, राइट, बेल्स पॉल्सी कहते हैं, जो सिर्फ जॉ लाइन के अराउंड अपने एरिया में होती है, बाकी कहीं नहीं होती। हाँ बिल्कुल। वो अगर कुछ ना भी किया जाए तो 6 महीना उसको लग जाता है, बट वो ठीक हो जाती है। हाँ थोड़ा ये है कि हाँ उसके बाद कई बार जो जॉ होता है ना हमारा, अगर किसी का खुला है तो खुला ही रह जाता है। वो प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को कई बार। ये 1-2 बार हुआ है हमारे, जब मेरी पोस्टिंग थी कलावती हॉस्पिटल में, तो एक हमारे पास एक पेशेंट आए थे, उनका वो जबड़ा खुला ही रह गया, बंद ही नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से बंद करा। ऐसा भी होता है जब बंद हो तो खुलता नहीं है। हाँ ऐसा भी हो सकता है, मेरे साथ हो चुका है। बेल्स पॉल्सी तो कई बार बहुत ठंड में, सर्दियों में अगर कहीं किसी स्कूटर या बाइक पे, जो हमारे पास जो पेशेंट है उसको हुआ ही ऐसा था, वो बाइक पे निकले रात को लेट कहीं, बड़ी एकदम पीक विंटर में बड़ी जोरदार ठंड हो रही थी उस टाइम पे, और वो काफी देर बिना हेलमेट के वो ऐसे ही बाइक पे जा रहा था। जब वो बाइक से उतरा तो ये साइड उसको लगा कि पूरा चेहरा एकदम सुन्न हो गया है, तो पहले लगता है कि कहीं ठंड की वजह से हो गया होगा, बट जब नमनेस जा ही नहीं रही, 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर तक नहीं जा रही है, तब लगता है कि ये क्या प्रॉब्लम हुई है। तो देन व्हेन ही केम टू अस, हमने चेक करा उसको, नर्व स्टिमुलेट करके देखा कहीं पे, हमने कहा भाई तुमको तो बेल्स पॉल्सी है, तुम्हारा फेस आधा पैरालाइज हो चुका है। हो जाता है बाइक पे सर्दियों में ज्यादा घूमना नहीं, मेरे को तो वैसे बाइक चलानी आती भी नहीं है, मैं कोई इसीलिए बाइक लेके ही नहीं दी। तुमको समझ ही नहीं आया? नहीं यार मैम, नहीं पता लगता ये। आप बाइक पे 2 घंटा घूमिए, 2 घंटे बाद आप उतरेंगे, आपको अपना फेस थोड़ी फील होता है, इतनी ठंडी हवा लगती है मुंह पे, पता ही नहीं चलता, सुन्न हो जाता है, नाम हो जाता है नाम। अब जिसकी नमनेस अगर तो चली गई आधे घंटे में तो चली गई, अगर नहीं गई तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि भाई डॉक्टर राग महीने में एक सेशन जरूर ऐसा वाला रखा करें मंथ एंड में। मैंने ये आज इसलिए रखा है ना, आज मंथ का लास्ट सेशन यही था। एक सेशन जरूर रखें, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली आज। जी थैंक यू। ओके सर। डॉक्टर साहब ये ठंड लगने का जो चक्कर है ना, एक दफा मैं ट्रेन से आ रहा था, रात को कंबल नहीं लिया अपने ऊपर ना, अच्छा, तो नेक्स्ट डे व्हेन आई रीच्ड होम दिल्ली में,
कोई 3-4 काम फटाफट किए, बट बाय इवनिंग आई डेवलप्ड MI। तो फिर वो कहने लगे कि ठंड लग गई। ये पापा के साथ भी यही हुआ था जब इनको MI क्या है? ये भी शाम को इवनिंग वॉक पे निकले थे। MI क्या है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन मैम। ओके। वो हार्ट में जो बेसिकली ब्रेन में क्लॉट बन जाता है तो वो स्ट्रोक है। जब वो क्लॉट हार्ट में बनना शुरू हो जाए आर्टरीज के अलोंग तो उनसे MI कह देते हैं। ये पापा के भी हुआ था, वॉक पे निकले थे, बड़ी ठंड थी शाम के टाइम, तो चलते चलते कहते यार कि मेरे को टॉयलेट जाना है, तो मैं पार्क में खड़े हो कहीं भी कर दो। तो गए जहाँ पे करने, तो वापस आए तो एकदम पसीने पसीने हो गए, तो बहुत ज्यादा। मैं कहा यार इतनी ठंड हो रही है, 2 डिग्री टेम्परेचर, तुमको पसीने आ रहे हैं। तो वहां से हम घर भागे वापस, हमने फिर इनको एडमिट करा दिया था। होता है इन एन MI समटाइम्स बिफोर द चेस्ट पेन एंड ऑल, पहले स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है लोगों की, बहुत ही ज्यादा। और मतलब ऐसा पूरा ना लगता है कि इतनी ठंड हो रही है, लोग 4-4 लेयर पहने घूम रहे हैं, आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? आ जाते नहीं, पर वो डॉक्टर साहब मेरा जो था ना एसिम्प्टोमेटिक था, और उसके बाद जब उन्होंने वो किया ना एंजियोग्राफी जब की, तब उसमें एक आर्टरी 70% ब्लॉक मिली। अच्छा, एसिम्प्टोमेटिक, या वेरी रेयर, वेरी रेयर, बिकॉज़ सब कुछ डॉक्टर्स मेरे साथ, मैं स्कॉट्स में एम्बुलेंस में जाता रहा, डॉक्टर कह रहे तो बड़े ठीक बातें कर रहे हैं, इनके जो साथ है वो हो रहा है। कोई देख के कह नहीं सकता उस टाइम पे किसी बंदे को MI का अटैक हो रहा है उस टाइम पे। वो ऐसे बैठे हमारी तरह होके चला भी जाता है, पता ही नहीं चलता लोगों को। हाँ वही हुआ, एग्जैक्टली। तो उसके बाद जो रेयर होता है, फिर वो फॉर्चुनेटली मेरे को फिर वो डॉक्टर्स जानते थे, तो सबकी ओपिनियन डिफरेंट थी, तो आई वाज सेव्ड। आई डिड नॉट गो फॉर एनी स्टंट, आई डिड नॉट गो फॉर एनी सर्जरी। अच्छा, तो फिर क्या करवाया फिर उस केस में? मेडिसिन से। हाँ, मेरे को US से जाना था, मैं डॉक्टर सेठी थे, के सेठी, आई नो हिम, पढ़ाते थे, हाँ, जो कार्डियोलॉजी पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, तो कहीं भी चला जाए, ये 2-3 मेडिसिन, एक तो उन्होंने एंटी हाइपरटेंसिव, इकोस्प्रिन, और वो एक एंटीकोएगुलेंट भी दी होगी। हाँ बिल्कुल। तो बस ये 3 चीजें चलती रही, और मैं 8 साल अमेरिका में जॉब करके भी आ गया। That's good, everything went very well. क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, सब ठीक ही रहना चाहिए। एंड ठीक है, लाइफ चलती रहती है ऐसे ही, तो थोड़ी बहुत, नॉट टू वरी अबाउट दिस। यही बात है, मैं जैसे अभी बात कर रहे थे अबाउट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड ऑल, इसके बारे में भी बात मैंने सोचा था और डिटेल में करेंगे। बट ये है कि since we have been interacting with everyone over the last 1.5 year now, इतने सेशन किए हैं, एक्सरसाइज करी हैं, लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, हम जवाब देते हैं, सब कुछ होता है। एक चीज जो मैं हमेशा अपनी ओर से कहता आया हूँ, चाहे कोई डिजीज कितना भी बड़ा हो, कितना छोटा हो, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम कॉमन कोल्ड गोइंग अप टिल टर्मिनल कैंसर, जिस दिन आप अपने सिम्टम्स को लेके सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे, उस दिन से बस डाउनफॉल बंदे का शुरू हो जाता है। कभी भी अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी कोई भी अगर डिफिकल्टी आए किसी तरह की, कभी भी अपने उन प्रॉब्लम्स को लेके सेल्फ कॉन्शियस मत होइए। कभी ये मत सोचिए कि मेरे सामने जो बैठा है वो इतना कर पा रहा है, मैं इतना नहीं कर पा रहा, या मैं इतना ज्यादा कर पा रहा हूँ, मे बी वो उतना नहीं कर पा रहा। कभी ये मत करिए। दूसरी चीज, again, not to become too much self conscious about what you are able to do and what you are not able to do. आप जहां जितना जो कर पाए, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है, उसको सरवाइव करने के लिए वो सफिशिएंट है। वो कभी इट वोंट कंप्लेन कि भाई मजा नहीं आ रहा है इसमें। ऐसा कभी नहीं होता है। तो कभी भी अपने सिम्टम्स को लेकर ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट्स आर देयर। देखिए, इलाज करने का पॉइंट ही पूरा ये है। इलाज करते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करने के लिए। अगर सोच के अपना दिल दुखा के, अगर इफ समवन ट्राइज टू होल्ड हिमसेल्फ बैक
देन फिर कोई बड़ी से बड़ी दवाई भी उसका कोई इलाज नहीं कर पाएगी उस टाइम पे, कि तब व्यक्ति ने अपने मन में सोच ही लिया है कि भाई मैं ठीक हूँ। तो आधी बीमारियां तो हमारी सोच में ही चली जाती, बाकी आदि जो शरीर में है वो ठीक अपने आप जब होंगी तो हो जाएंगी, अगर नहीं भी होंगी तो उससे कोप अप करने की स्ट्रेंथ, उससे कोप अप करने के मैकेनिज्म हमें नेचर ने दिए हैं, we try to utilize them, but in the meantime the other half, that psychological barrier which is there, उससे अपने आप को थोड़ा ऊपर ओवरकम करना बहुत जरूरी होता है। अब ये डॉक्टर साहब 2 साल पहले जो कोरोना शुरू हुआ था, इसने ये सिखा दिया, मैं हाफ एन आवर म्यूजिक एवरी डे, आई प्ले म्यूजिक एंड आई सिंग, तो मैंने देखा इससे बहुत फर्क पड़ता है, एंडोर्फिन सीक्रेट होते हैं, यू फील हैप्पी। सर अब तो कोविड इज नाउ बैक टू स्क्वायर वन, जहां से शुरू हुआ था वहीं वापस पहुंच गया। चाइना में लॉकडाउन लग गया। डॉक्टर अनुराग, चाइना, रशिया में भी बहुत हो गया है, बहुत एकदम एक सडन जंप है, 26% का जंप आया रातों रात। हाँ, और ये देखो कि जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिस विल इंक्रीज कोविड, बिल्कुल बड़े लोग प्रिकॉशन ले ही दे रहे, कुछ भी नहीं। डॉक्टर अनुराग, जी मुझे सर, पूछना था डॉक्टर अनुराग, हाँ जी सर, कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होता है? सर वही जो अभी विजय सर ने बताया ना, एक बेसिकली हार्ट की जिस भी आर्टरी में हम प्रोब डालते हैं, एक प्रोब आता है बेसिकली इन ऑप्टिकल फाइबर, उसके एंड पे कैमरा लगा होता है, तो वो कैमरा वो अंदर डाल के चेक करते हैं कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। अब एंजियोग्राफी उसे अलग अलग तरीके से गिना जाता है, अगर उसको हार्ट में कर रहे हैं तो वो एंजियोग्राफी है, अगर वो इंटेस्टाइन में कर रहे हैं तो वो कोलोनोस्कोपी है, अगर वो मुंह से अंदर स्टमक में ले जा रहे हैं कैमरे को तो वो एंडोस्कोपी है। प्रोसीजर एक ही है, बस जिस बॉडी पार्ट का करते हैं वो उसकी डेफिनेशन वही बन जाता है। और जो फेफड़ों में ले जाते हैं उसको ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं, उसे ब्रोंकोस्कोपी कह देते हैं। यस, वो होता सेम ही है, कैमरा उसकी वायर सब कुछ सेम है, सारा तामझाम उसका एक जैसा ही है, सिर्फ बॉडी पार्ट अलग है। ब्रोंकोस्कोपी होती है, पल्मोनोस्कोपी होती है, कोलोनोस्कोपी होती है, एंजियोग्राफी होती है। जहाँ स्टंट डल जाए उसी के साथ में अगर वो उसको इम्प्लांट कर दें तब उसे एंजियोप्लास्टी कह देते हैं। नहीं डॉक्टर अनुराग, मैं गया था सीटी स्कैन में, तो उन्होंने कहा डाई डालेंगे आपके हाथ के थ्रू इंजेक्शन लगा के और फिर देखेंगे, क्योंकि नॉर्मली आपकी ब्लड वेसल सर एक्सरे में या किसी उसके स्कैनर में दिखती नहीं है। अच्छा। तो जो डाई डालते हैं उससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो वो नसें एकदम चमकती हुई नजर आती हैं, बढ़िया व्हाइट या सिल्वर कलर। तो ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? कलर डॉपलर आपको अभी आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है करवाने के लिए? हाँ, करवाने के लिए 2D इको किया था, 2D इको में तो कुछ आया नहीं, इट वाज ऑल राइट। करवा लीजिए अगर वो कह रहे हैं तो कुछ सोच के कह रहे होंगे। अच्छा, मैं तो चला आया क्योंकि मेरे साथ कोई, उन्होंने कहा आपके साथ कोई होना चाहिए साथ में, मैं था नहीं, चला आया वापस। होना चाहिए, ये तो खैर बात है कि अटेंडेंट एक होना चाहिए साथ में, बिकॉज कलर डाई ऑल्दो वो तो मतलब जितनी देर रहती है फिर वो शरीर से बाहर तो निकल जाती है, बट थोड़ा उसके बाद कई बार पीपल टेंड टू फील ड्राउजी। फीवर आ जाता है? नहीं, फीवर नहीं आता सर, सिर्फ थोड़ा सा सुस्ती लगती है, लगता है जैसे मतलब नींद सी आ रही है, ज्यादा चला फिरा जाता है, लगता है कि बस लेट के कहीं पे सो जाए, ऐसा लगता है। चलो मैं अभी तो मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर, आके कराऊंगा 1 महीने बाद। उसके बाद मतलब यू शुड नॉट बी ड्राइविंग बैक होम, आपको खुद गाड़ी चला के घर नहीं जाना है, कोई अगर गाड़ी चलाए या कैब करे तभी है, खुद कभी उसके बाद कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा आपके साथ एक आदमी होना चाहिए हमेशा। होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, मैं तो खुद because I was all alone, अब मैं चलाया वापस। नहीं, वो ठीक करा सर, यू डिड द राइट थिंग। जब आप नेक्स्ट टाइम जाएं तो किसी को साथ लेके जाइए। साथ लेके जाऊंगा, ठीक है, अकेले मत जाइए, थैंक यू। थोड़ी सुस्ती हो जाती है। डॉक्टर अनुराग, उस दिन मैं जो कह रहा था ना आपसे कि केस शीट हर एक का तैयार होना चाहिए मुआ से। हाँ जी, हाँ, उसका ये फायदा है कि इमरजेंसी में पैरामीटर्स आपको पता है कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं, तो आपको ट्रीट करने में इजी हो जाता है। मैंने सर वो बात ना ऋतु मैम को भी कन्वे कर दी थी, एंड इवन आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट, एंड मैंने इवन मेंशन भी किया कि आपने सजेस्ट किया था ये अपनी ओर से, तो वी विल इम्प्लीमेंट दिस नाउ। बाकी बस ये करिए, अपने वेब पेज पे कितने चेंजेस करते हैं।
कर लेंगे ये भी। आई थिंक हफ्ते 10 दिन की बात है। ये करवा दो, बहुत अच्छे, वेरी गुड, थैंक यू। सजेशन आपने दिया था, थैंक यू। डॉक्टर अनुराग, हाँ जी मैम, thank you so much for this excellent session and hats off to your knowledge. हमारी नॉलेज में बताया ना कुछ नहीं है। नहीं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं। मैंने कहा ना, हम अपने बैच के बॉटम 5 वाले हैं, टॉप 5 वाले नहीं हैं हम लोग के लिए आप टॉपर हैं, so understand that. Thank you so much. Thank you so much. यार ये तो है, मंथ के एंड में एक सेशन ऐसा रखना चाहिए जिसमें सिर्फ थोड़ा एल्डर से इंटरेक्ट किया जाए इस तरह से। यूजुअली एक्सरसाइज करते हैं और बस वहीं पे हो जाता है। मेरे को ज्यादा आपस में तो चलो बातचीत सुबह जैसे जो होती है, हाय हेलो हो जाती है, मेरे को उतना करने का चांस नहीं मिलता, या मिलता भी तो आई डोंट टेंड टू डू। Will you put the link for us? लिंक डालेंगे इसमें। किस चीज का मैम? फीडबैक। एक मिनट मैम, लिंक इसमें फीडबैक का अभी आ नहीं रहा है। बस है नहीं अभी पर। I think in the next session I'll be able to upload it। अभी नहीं ओपन क्यों नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा एक बार। But I think for now we can close the session here today. So thank you so much to everyone for joining in and yeah, thank you sir, thank you। आज तो बहुत अच्छा लगा interact and thank you sir, thank you for everyone to participating very freely and बहुत अच्छे से सबने participate किया, so very glad to see that also। So I will see you all tomorrow along with the Physioactive team। so अपना ख्याल रखिएगा, तब तक stay safe and I'll see you tomorrow। Bye bye।